हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो बच्चों, क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन का 22वां एपिसोड है। 21वें एपिसोड में आपने देखा था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी याद कैसे करनी है। मैंने याद करने का तरीका बताया था। आज हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 12th के भी होंगे और कंपटीशन के भी होंगे। तो शुरू कर रहे हैं बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित कंपटीशन और 12th बोर्ड में आने वाले प्रश्नों की। लेकिन उससे पहले हमें क्या है कि कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो मैं इसके लिए ये बात जो है वो साफ कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड चाहिए पूरा। ठीक है, बात कर रहे हैं कि कैसे थी विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपने कुछ इस तरीके से देखा था कि आपके पास Li प्लस होता था, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था और Li में बदलता था। ठीक है, और इसके लिए मानक अपचयन विभव का मान Li प्लस से Li का मान जो है वो था -3.05 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले जो है वो लिथियम आता था, जिसके मानक अपचयन विभव का मान -3.05 वोल्ट होता था। फिर हम देखते थे कि ये जो है मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता था, बढ़ते 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 एक बीच में आता था H प्लस। ठीक है, और 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था और बदल जाता था H2 के अंदर। इसका अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, इसलिए मैं ये सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया लिख रहा हूं। और इसके लिए जो H प्लस से H2 मानक अपचयन विभव का मान होता था 0.00 वोल्ट। मतलब माइनस से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया बच्चों? 0.00 वोल्ट पर आ गया। फिर चलो, फिर बढ़ते 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 हमारे पास लास्ट में जो था वो था कौन? F2, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके F माइनस के अंदर बदलता था। और इसके लिए E नोड F2 से F माइनस का जो मान था वो था +2.87 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास विद्युत रासायनिक श्रेणी थी बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक बातें करनी है। क्या सिस्टमेटिक बातें करनी है? देखो, आपके सामने ये विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखी हुई है, जिसमें मानक अपचयन विभव के मान के बढ़ते क्रम में इनको रख रखा है। हाइड्रोजन बीचों बीच में है, जिसका मान 0 है, 0.00 वोल्ट है। इससे ऊपर वालों का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है, इससे नीचे वालों का मानक अपचयन विभव धनात्मक है। ठीक है, तो अब आप देखो, मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रही है? लाइनें बोल रहा हूं। पहली लाइन कि आप देख रहे हैं मानक अपचयन विभव, कहता ऊपर से नीचे आने पर SRP का मान बढ़ रहा है। SRP का मान बढ़ रहा है। मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान बढ़ रहा है। अच्छा, मानक अपचयन विभव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। बच्चों, मानक अपचयन विभव बढ़ता है तो वो क्या हो? मानक अपचयन विभव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इस मतलब ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। फिर आप देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन होता है, तो अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण करेगा तो अपचयन भी तो ज्यादा ही होगा ना बच्चों। ठीक है, तो अपचयित होने की प्रवृत्ति जो है ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। अच्छा, फिर आप देखो कि अगर अपचयित होगा, जिसका अपचयन होता है ना, उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीकारक। तो मैं यूं कह सकता हूं अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि अपचयन जिसका होता है उसको अब कहते हैं ऑक्सीकारक। तो मैं यूं कहूंगा ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है।
ठीक है, तो ये 4 लाइनें जो है आपको पहले आनी चाहिए। क्या लिखा मैंने कि एस, आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल बस आपको इतनी बात पता थी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, जिसके अंदर हम तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। बस अगर मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन होता है तो भैया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, बढ़ेगी, तो अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, अपचयन जिसका होता है उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं बच्चों। अपचयन होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो इसका मतलब है ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर बस ये 4 लाइनें जो आपने याद नहीं की, बस कुछ बेसिक्स पता थे, उसकी वजह से ये लाइन बोली, इससे ये बन गई, इससे ये बन गई और इससे ये बन गई। ठीक है, अब आप देखो, सिर्फ इतनी बात पर प्रश्न देखिए आप। जैसे कि आपको मैं पहला प्रश्न बोल रहा हूं, क्या कि इसके अंदर मैं स्टार लगा करके बोल रहा हूं, आप पहले टॉपिक समझ लें कि इसका मतलब है कि मैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर किसी तत्व की ऑक्सीकारक क्षमता का निर्धारण कर सकता हूं। ठीक है, और ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है बच्चों कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है और मानक अपचयन विभव भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। मतलब इसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीकारक क्षमता भी ज्यादा है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है, ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है वो समानुपाती होती है किसके बच्चों, मानक अपचयन विभव के। जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक पॉइंट, एक जो है एक अनुप्रयोग हो गया वैद्युत रासायनिक श्रेणी का कि हम इससे ऑक्सीकारक क्षमता बता सकते हैं। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इधर देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबलतम ऑक्सीकारक का नाम लिखो। प्रबलतम ऑक्सीकारक का नाम लिखो। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा, जिसके मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीकारक क्षमता मानक अपचयन विभव के समानुपाती होती है। अच्छा, प्रबलतम ऑक्सीकारक जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा, तो मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा किसका बच्चों, F2 का। किसका, F2 का। तो इसका मतलब है कि आपके पास आंसर क्या आएगा, F2। प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है बच्चों, F2 है। क्लियर, तो एक बात आपके पास, एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया। फिर आप देखो कि F2 के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है और F- बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं कि F- इलेक्ट्रॉन त्याग करके F2 बनाए, तो ये संभव नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि F2 तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये त्यागता थोड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब है F- जो है ना वो इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है। F- क्या नहीं करता, इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर नहीं त्यागता तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण था। ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ऑक्सीकरण जिसका होता है उसको हम अपचय कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका अपचय क्षमता जो है इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि ऑक्सीकरण इसका सबसे कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्बलतम अपचायक कौन सा है, दुर्बलतम अपचायक कौन सा है, तो आप उत्तर लिखेंगे F-। ठीक है, प्रबलतम ऑक्सीकारक तो F2 है। क्यों, क्योंकि इसके मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब इससे ये क्या पता लग रहा है कि F2 के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। ठीक है, और F- बनाने की प्रवृत्ति है, लेकिन F- F2 बनाने की प्रवृत्ति नहीं है। इसका मतलब F- जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपने अपचय कहते हैं। तो ऑक्सीकरण नहीं होगा तो इसकी अपचय क्षमता भी क्या होगी बच्चों, कम। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं दुर्बलतम अपचायक। ठीक है, वैसे भी जो प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा उससे बनने वाला आयन दुर्बलतम अपचायक होगा। अगर किसी ने पूछ लिया प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा है और आपने F- उत्तर लिख दिया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रबलतम ऑक्सीकारक तो F2 ही है, और दुर्बलतम अपचायक कौन सा हो गया, F-। क्लियर बच्चों, तो ये मैंने आपको एक बात सिखा दी। फिर आप देखें बच्चों कि अगर मैं इसको कर रहा हूं साफ, फिर देखिए
ये एक ऑक्सीकारक क्षमता का निर्धारण पता लग गया आपको। अगर कई तत्व दे दे और उनको कहे कि इनको ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखो, तो जिसके मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी, उसके आधार पर अपने बढ़ता क्रम बना लेंगे। ऐसा मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। क्लियर बच्चों? तो ये एक बात होगी। चलो अब आओ आप दूसरी बात। दूसरी बात क्या है? अभी मैं इसी को ही देख रहा हूं, एसआरपी का मान ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। ठीक है, अगले टॉपिक पर आगे अपने। अच्छा, अगर एसआरपी का मान बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अरे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो मैं अगर इसको ऑपोजिट लिखूं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो रही है? घट रही है। अच्छा, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति थी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो अगर मैं इसका उल्टा बोलूं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो रही है? घट रही है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो रही है? घट रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो मैं यू लिख दूं कि ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, अब ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घट रही है तो ऑक्सीकरण किसका होता है? जिसको हम अपचायक कहते हैं। ऑक्सीकरण जिसका होता है उसको हम अपचायक कहते हैं। तो मैं यूं कहूं कि ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता जो है, अपचायक क्षमता क्या हो रही है? घट रही है, क्योंकि ऑक्सीकरण कम हो रहा है तो अपचायक क्षमता भी क्या होगी बच्चों? कम ही होगी। ठीक है, पिछला जो हमने लिखा था उसका ऑपोजिट लिखा है। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। आप ऐसा लिख करके, ये तीन ही मान लिख करके, और आप खुद अपने आप से ये सोच करके बनाओ। आप खुद मन में सोचो कि यार अगर एसआरपी बढ़ रहा है तो एसआरपी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो रही है? घट रही है। और इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी घट रही है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम अपचायक कहते हैं, तो अपचायक क्षमता भी क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब आपके पास वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर आप क्या निकाल सकते हो? अपचायक क्षमता का निर्धारण कर सकते हो। ठीक है, तो अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर घट रही है और मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे का अपोजिट। तो इसका मतलब है अपचायक क्षमता मानक अपचयन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो, इसकी अपचायक क्षमता घट रही है, घटते घटते इसकी सबसे कम F2 की अपचायक क्षमता क्या हो जाएगी? सबसे कम। अच्छा, अपचायक क्षमता कम हो जाएगी लेकिन इसका मानक अपचयन विभव तो सबसे ज्यादा है। अपचायक क्षमता कम है, मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब है अपचायक क्षमता मानक अपचयन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्योंकि दोनों ही क्या हो गए हैं? उल्टे हो गए हैं। ठीक है, अब आप देखो बच्चों कि अब मैं अगर यूं लिखना चाहूं तो अपचायक क्षमता घट रही है तो ऊपर की तरफ जाओगे तो बढ़ रही होगी। ठीक है, तो अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा होगी? जिसके मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अब मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम किसका है? सबसे कम है -3.05 वोल्ट किसका? Li प्लस का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं एसआरपी जिसका कम होगा वो प्रबलतम अपचायक होगा। तो प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा? प्रबलतम अपचायक होगा लिथियम आयन। Li प्लस आयन जो है वो प्रबलतम अपचायक होगा। नहीं बच्चों, प्रबलतम अपचायक लिथियम आयन नहीं, लिथियम धातु होगी। ठीक है, कि Li जो है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अपचायक ऊपर जाने पर यह अपचायक सबसे ज्यादा है। अब ये अपचायक कब होगा? Li प्लस के रूप में अपचायक नहीं होगा, ये अपचायक किसके रूप में होगा? Li के रूप में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? Li त्यागेगा। तो प्रबलतम अपचायक तो जो है वो क्या है? Li। देखो, आप देखो कि Li जो है अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग करके Li प्लस बना रहा है। अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Li प्लस बना रहा है। ठीक है, क्योंकि अब ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट रही है, तो ऊपर वालों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी।
ठीक है। अब Li की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये अप्रबलतम अपचायक है। ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि दुर्बलतम ऑक्सीकारक कौन सा होगा, दुर्बलतम ऑक्सीकारक, दुर्बलतम ऑक्सीकारक, दुर्बलतम ऑक्सीकारक होगा बच्चों Li प्लस। क्या होगा? Li प्लस, क्योंकि ये तो इसके तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। ठीक है, इसलिए ये तो हो गया प्रबलतम अपचायक। ठीक है। लेकिन L जब इससे Li प्लस बन गया, Li प्लस की तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉन त्याग करके Li प्लस बनाने की प्रवृत्ति है, लेकिन Li प्लस की Li बनाने की प्रवृत्ति नहीं है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, और ग्रहण नहीं करता तो इसका मतलब है इसका अपचयन नहीं होता। अपचयन नहीं होता तो ये ऑक्सीकारक फिर कैसा हुआ? जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, अपचयन नहीं होता या अपचयन कम होता है तो इसकी ऑक्सीकारक क्षमता भी जो है वो क्या होगी बच्चों? कम होगी। और ऑक्सीकारक क्षमता किसकी कम होगी? Li प्लस की। ठीक है। तो अब अगर मान लो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है बच्चों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके Li प्लस बनाता है, इसकी प्रवृत्ति Li प्लस बनाने की है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए प्रबलता त्यागेगा तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो प्रबलतम अपचायक होगा। लेकिन जब Li प्लस बन जाएगा, ये Li में नहीं बदलता, इसकी ये प्रवृत्ति नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा तो इसका अपचयन नहीं होगा, अपचयन नहीं होगा तो ऑक्सीकारक क्षमता इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो प्रबलतम अपचायक Li, दुर्बलतम ऑक्सीकारक क्या होगा? Li प्लस होगा। ठीक है। तो ये बातें जो है आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अब आपके पास ये जो मैंने 4 पॉइंट जो बता दिए हैं, उनके ये क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो, ये 4 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। फिर मैं आपको इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों। देखो, एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है, एक क्या, अब इस पर कई क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ SRP के मान दे रखे हैं, जैसे कह रहा है कि K प्लस से K का मान दे दिया इन्होंने -2.93 वोल्ट, 93 वोल्ट। एक आपको मान दे दिया Ag प्लस से Ag के मानक अपचयन विभव का मान दे दिया 0.80 वोल्ट। एक आपको दे दिया इसने Hg प्लस 2 से Hg का मान दे दिया बच्चों कितना? 0.79 वोल्ट। और एक आपको दे दिया इसने कि Mg प्लस 2 से Mg का मान दे दिया -2.37 वोल्ट। और एक दे दिया आपके पास Cr प्लस 3 से Cr का मान दे दिया कितना? -0.74 वोल्ट। ठीक है। और आपको कह दिया कि इनको अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखो। क्या आंसर क्वेश्चन दिया है आपको कि ये मान दे दिए और कह दिया कि इनको अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे। ठीक है। तो इसका मतलब पहले उसको लिखना है जिसकी अपचायक क्षमता सबसे कम हो। अब अपचायक क्षमता उसकी सबसे कम होगी जिसके मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा होगा। अब आप देख लो, इनमें से मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा किसका है? इसका माइनस, इसका प्लस में 8 0, इसका प्लस में 7 9। ठीक है। इनका भी माइनस में है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? Ag हो गया। ठीक है। Ag प्लस से Ag आप पूरा लिख लेना। इसके बाद इससे कम जिसका होगा उसकी मानक अपचायक क्षमता उसकी थोड़ी ज्यादा होगी, तो दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? Hg। फिर कौन आया कि ये दोनों होंगे। फिर आप देखो कि इनमें से इसका मानक अपचयन विभव ये आ जाएगा, फिर कौन? Cr, क्योंकि -0.74 वोल्ट, -2.34 वोल्ट और -2.93 वोल्ट, इनमें सबसे कम जो है, या अपनी बात करें इनमें सबसे ज्यादा जो है, वो सबसे ज्यादा कौन सा है? -0.74 है, तो ये पहले आएगा। फिर -2.37 पर कौन है? Mg, ये आएगा। और फिर जिसके मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, उसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होगी, तो मानक अपचयन विभव सबसे कम किसका है? सबसे कम है -2.93 वोल्ट। तो इसका मतलब कौन आएगा? पोटेशियम।
ठीक है, तो आपको अगर अपचय क्षमता का बढ़ता क्रम लिखना है तो एसआरपी का घटता क्रम लिखना होगा। घटता क्रम लिखने का मतलब है कि सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। ठीक है, तो ये आपके पास मानना इसका अपचय क्षमता का बढ़ता क्रम हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन क्या था, अपचय क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखो, तो ये आपका अपचय क्षमता का बढ़ता क्रम हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसके बाद और देखो आप कि मैं एक और क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको जो कंपटीशन में आया हुआ है। कंपटीशन में देखो क्या था क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने दोनों, ये जो क्वेश्चन लिखवाया है ना अभी लास्ट वाला, ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है बच्चों। ठीक है, बोर्ड में इस तरीके का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको अच्छे से सीखना। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये है जो जेई मेंस 2013 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और मेरे को बताना कि कितने लोगों का आंसर मेरे से पहले आ चुका था। मान दे रखे हैं ई नोड सी आर प्लस 3 से सी आर का मान दे रखा है -0.74 वोल्ट, और आपको ई नोड एम एन ओ 4 माइनस से एम एन प्लस 2 का मान आपको दे रखा है 1 पॉइंट, ये मैं इधर लिख देता हूं। एक क्वेश्चन ये दे रखा है एम एन ओ 4 माइनस से एम एन प्लस 2 का मान दे रखा है 1.51 वोल्ट। एक आपको दे रखा है ई नोड सी आर 2O7 से -2 से सी आर प्लस 3 का मान दे रखा है 1.33 वोल्ट, और एक दे रखा है ई नोड CL2 से CL का मान दे रखा है, CL2 से CL माइनस का मान दे रखा है 1.36 वोल्ट। ठीक है, और आपसे प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से प्रबलतम ऑक्सीकारक है, प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ठीक है, और ऑप्शन दे दिए कि भाई आपको ऑप्शन अलग अलग दे दिए हैं, यही वाले 4 ऑप्शन दे दिए और इनमें से पूछ लिया कि बताओ कौन सा इसमें प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ये ऑप्शन नंबर A, B, C और D। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, जेई मेंस के अंदर। अब ऑक्सीकारक, प्रबलतम ऑक्सीकारक बताना है। ठीक है, जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, चेक कर लो और मुझे बता दो कि कितने लोगों का आंसर आ गया था। ठीक है, जिनका आ गया था कमेंट बॉक्स में बताना कि सर जेई मेंस 2013 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको आंसर बताता हूं बच्चों। ऑक्सीकारक क्षमता जो थी ना वो मानक अपचयन विभव के समानुपाती थी। ऑक्सीकारक क्षमता समानुपाती, अपचय क्षमता व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑक्सीकारक क्षमता जो समानुपाती थी, इसका मतलब जिसका एसआरपी का मान सबसे ज्यादा उसका ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा। तो इसमें से एसआरपी सबसे ज्यादा किसका, कि माइनस में है ये, तो ये प्लस का 1.51 है, 1.33 है, 1.36 है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है 1.51। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट सीख करके और कंपटीशन का क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल चुटकियों में कर पा रहे हैं बच्चों। चलो फिर मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूं। देखो क्या हुआ, अभी और क्वेश्चन करवा रहा हूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों सीपीएमटी 2012 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। क्या कहता है प्रश्न, प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसके संक्रमण श्रेणी में किसके मानक अपचयन विभव का मान एसआरपी का मान धनात्मक है, धनात्मक है, मतलब किसका मान पॉजिटिव है। ऑप्शन आपको दे दिए हैं, ऑप्शन दे दिए कि CO कोबाल्ट, निकल, और सी नंबर पर दे दिया है आपको कॉपर, और डी नंबर पर दे दिया आपको आयरन। ठीक है, किसका मान धनात्मक है। तो आप जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इससे H2 से ऊपर वालों का तो माइनस है, H2 के नीचे वालों का धनात्मक है। ठीक है, तो कल मैंने जो आपको श्रेणी याद करवाई थी उसके अंदर अब आप देखो कहां पर H2 के नीचे कौन सा आ रहा है, H2 के नीचे आ रहा है कि है ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, मतलब जो आप पूरी ट्रिक जो थी उसके अंदर आप लाइन बोलते थे ना, है ऐसे क्यों, क्यों जो था वो कॉपर था, इसका मतलब है हाइड्रोजन के बाद आता था वो, इसका मतलब है कि इसका आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा, कॉपर आएगा, जिसके मानक अपचयन विभव का मान Cu+2 से Cu का मान +0.34 वोल्ट होता है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी कॉपर, जिसके मानक अपचयन योग का मान धनात्मक है इनमें से। बाकियों को और का भी धनात्मक आता है, लेकिन इसका इन ऑप्शंस में Cu का मानक अपचयन योग का मान धनात्मक है। ये सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं। हालांकि Fe+3 नीचे आता है, लेकिन अगर इन दोनों में से आपको कंपेयर करना है तो आप Cu लिखोगे, क्योंकि इसका तो और भी हो सकता है। Cu+2 Fe+2 Fe में बदलता है, इसका माइनस में होता है। Fe+3 Fe में बदलता है, इसके मानक अपचयन योग का मान भी माइनस में होता है। लेकिन Fe+3 Fe+2 में बदलता है, इसका धनात्मक होता है। ठीक है, लेकिन इसको जो है हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन है तो 3 तरीके का ये तो होता है, इसलिए इसको इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे और कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? कॉपर वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, चलो अब फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं बच्चों, ये हो गया कंप्लीट। चलो देखो, एक क्वेश्चन जो आपके पास आया हुआ है, ये भी CPMT 2012 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन देखो, CPMT 2012 के अंदर आपको आंसर देना है। आपको मान दे रखे हैं E नोड, F2 से F माइनस का मान दे रखा है प्लस 2.87 वोल्ट। आपको दे रखा है E नोड, Cl2 से Cl माइनस का मान दे रखा है आपको 1.36 वोल्ट, और E नोड Br2 से Br माइनस का मान दे रखा है 1.06 वोल्ट, और E नोड I2 से I माइनस का मान आपको दे रखा है 0.53 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे उसने इसके अंदर प्रबलतम ऑक्सीकारक, प्रबलतम अपचायक व प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछा है। प्रबलतम अपचायक और प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछा है। ऑप्शन नीचे अलग अलग दे रखे हैं, आप ऊपर में से मेरे को आंसर दे दो बस। ठीक है, कि इनमें से कौन सा तो प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा और कौन सा प्रबलतम अपचायक होगा, ये आंसर आप मुझे दे दो। ठीक है, तो CPMT 2012 का क्वेश्चन है, पता लग जाना चाहिए कि भी कितने लोग ऐसा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलो देखो कि प्रबलतम अपचायक तो वो होगा, क्योंकि अपचायक क्षमता मानक अपचयन वियोग के क्या बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, तो जिसके मानक अपचयन वियोग का मान सबसे कम होगा उसका अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो मानक अपचयन वियोग सबसे कम किसका? ये रहा, देखो ये 2.87, 1.36, 1.06, ये सबसे कम है। सबसे कम है तो ये अपचायक तो प्रबलतम I2 होगा। ठीक है, और ऑक्सीकारक वो होगा जिसके मानक अपचयन वियोग का मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकारक क्षमता SRP के क्या होती है? समानुपाती। तो ऑक्सीकारक क्षमता उसकी ज्यादा होगी जिसके SRP का मान ज्यादा होगा। SRP का ज्यादा मान किसका है? F2 का। तो आंसर हो जाएगा I2 F2। क्वेश्चन कब आया हुआ है? CPMT 2012 के अंदर। ठीक है, मजा आ रहा होगा बच्चों कि बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट सीख करके जो है आप कंपटीशन के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलो ये बात भी हो गई। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन और 12th के क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन अभी बात हमारी खत्म नहीं हुई। ठीक है, अभी मैं आपको और चीजें सिखा रहा हूं, क्योंकि ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी टॉपिक जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। शायद मैं उतने प्रश्न करवा भी ना पाऊं, लेकिन खुद आप जब मैं जितने करवाऊंगा उतने क्वेश्चन आप कर लोगे, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों कि आपको जो है वो क्वेश्चन करने का तरीका आ जाएगा, और जो आपने नहीं किए उनका भी आंसर आप निकाल पाओगे। ठीक है, अब आप सीखो कुछ और चीजें। मानक अपचयन विभव के आधार पर ही हम और चीजें सीख रहे हैं बच्चों। क्या चीजें सीख रहे हैं कि आप देखो, एक बात मैं सिखा रहा हूं, एक धनात्मक प्रवृत्ति होती है, धनात्मक गुण जो होता है, धनात्मक गुण। ठीक है, किसी तत्व का धनात्मक गुण भी जो है, हमने 2 पॉइंट कर लिए, एक ऑक्सीकारक क्षमता, अपचायक क्षमता, दूसरा, और तीसरा हम कर रहे हैं धनात्मक गुण। धनात्मक गुण अगर किसी तत्वों का ज्ञात करना हो तो धनात्मक गुण बच्चों किसका ज्यादा होगा? धनात्मक मतलब प्लस कौन ज्यादा इजीली बनाएगा?
प्लस का बनाएगा वो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन? जिसके एसआरपी का मान कम होगा, क्योंकि एसआरपी का ज्यादा मान तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है ना। तो इसका मतलब है जिसका एसआरपी कम होगा उसमें धनात्मक गुण सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एसआरपी कम होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और धनायन बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एसआरपी का मान ज्यादा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो तो ऋणायन बढ़ाएगा, धनायन थोड़ी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब धनात्मक गुण जो है एसआरपी के विद्युत क्रमानुपाती होता है। और अगर मैं इसका ऑपोजिट लिख लूं तो ऋणात्मक गुण क्या हो गया? ऋणात्मक गुण वो एसआरपी के क्या हो जाएगा बच्चों? समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न को धनात्मक गुण के बढ़ते क्रम में लिखो, धनात्मक गुण के बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, आपको दे दिया सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, इनको धनात्मक गुण के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आपको याद होगा कि आपने धनात्मक गुण बताना है, बढ़ता क्रम बताना है, तो पहले आप उसको लिखोगे जिसका धनात्मक गुण सबसे कम है। और धनात्मक गुण कम किसका होता है? जिसके एसआरपी का मान क्या हो बच्चों? ज्यादा। ठीक है, तो अब आप वो सीरीज याद करो। सीरीज क्या था कि लिखे बहादुर सर का नाम मंगल। ठीक है, आप जो पहली लाइन मैंने जो पिछला जो अभी क्या करूंगा मैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो पिछली वीडियो है उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। अगर जिसने अभी तक ये जो है ऐसा वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद नहीं की है वो याद कर लेंगे, क्योंकि उसी पर ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों कि इसके अंदर सबसे नीचे जो आता है, मतलब एसआरपी का मान ज्यादा जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। एसआरपी का मान एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा तो धनात्मक गुण क्या होंगे? कम। तो इसलिए एल्यूमिनियम का सबसे कम, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा, सोडियम का सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा धनात्मक गुण किसका होता है बच्चों? सोडियम का होता है, क्योंकि इसके एसआरपी का मान सबसे कम होता है इन तीनों में। क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रिक क्या थी? लिखें बहादुर सर का नाम मंगल। ठीक है, तो नाम मंगल ऐसे था। ठीक है, सोडियम आता था, फिर मैग्नीशियम आता था, एल्यूमिनियम आता था। तो एल्यूमिनियम के एसआरपी का मान सबसे ज्यादा है, इसलिए धनात्मक गुण सबसे कम है। फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम, इसके मानक कक्षीय अवयव का मान सबसे कम, इसलिए धनात्मक गुण सबसे ज्यादा। तो इस तरीके का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर बच्चों? चलो अब आओ आप नेक्स्ट, क्योंकि बातें जब चल रही हैं तो मैं आपको कंप्लीट करवा ही दूं। देखो इसके बाद एक बात सिखा रहा बच्चों, गौर करो आप। अभिक्रिया मतलब पांचवा पॉइंट है अभिक्रिया की संभावना, कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। कोई एक अभिक्रिया लिखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको करना होगा तो क्या करेंगे आप? अभिक्रिया की संभावना आप ऐसे देखें कि मेरे पास एक तत्व है A, जिसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं B प्लस एक्स माइनस से, और अभिक्रिया ऐसी हो कि भाई आपके पास A प्लस एक्स माइनस बन जाए और B निकल जाए। A प्लस में कब बदलेगा? जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब यहां पर ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। B प्लस B में बदल रहा है, प्लस 0 में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए एसआरपी कम होना चाहिए। एसआरपी क्या होना चाहिए? कम। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए एसआरपी क्या होना चाहिए? ज्यादा। अरे हाँ है ना, मतलब बात पता लग रही है ना, मतलब मजा आना चाहिए बात का। क्या कि ये अभिक्रिया कब होगी? जब A इलेक्ट्रॉन त्याग करके A प्लस बना रहा है, मतलब A इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, B प्लस B में बदल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। भाई ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कब? जब इसके एसआरपी का मान कम होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कब करेगा? जब इसके एसआरपी का मान ज्यादा होगा। मतलब ये अभिक्रिया तभी संभव होगी जब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले का एसआरपी कम हो, ग्रहण करने वाले का एसआरपी ज्यादा हो, तो अभिक्रिया संभव होगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, ये कंडीशन नंबर होगी 1, कंडीशन नंबर 2 मैं बना रहा हूं, अगर
कोई अभिक्रिया ऐसी दे रखी है जिसमें इसका एसआरपी तो हो ज्यादा और इसका एसआरपी हो कम, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले का तो एसआरपी ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन ग्रहण वाले का करने वाले का एसआरपी कम हो, उल्टा हो जाए, तो यह अभिक्रिया है असंभव, यह अभिक्रिया है असंभव। ठीक है, तो अब आपको जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। क्या है कि देखो इसने कहा कि Sn+4 एक अभिक्रिया लिख देता है, ऐसे पेपर में ऐसे आएगा, आप बोर्ड के अंदर बैठोगे ना पेपर देने तो ऐसा प्रश्न आएगा कि Sn+4 की अभिक्रिया आप कराया करोगे 2Fe+2 से और ये बना करेगा Sn+2 और +2Fe+3। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर अभिक्रिया में पहले तो क्या हो रहा है, आप ये देखो अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभिक्रिया में Sn+4 Sn+2 में बदल रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, ग्रहण, और Fe+2 Fe+3 में बदल रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग। तो इसका मतलब इसके एसआरपी का मान ज्यादा होना चाहिए, इसके एसआरपी का मान कम होना चाहिए। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि यह अभिक्रिया संभव है या फिर असंभव है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ रखा है, तो आप पहले यूं बना लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब होना तो ये चाहिए कि इसका एसआरपी ग्रहण करना है, जिसको ग्रहण करना है इलेक्ट्रॉन, मुझे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है तो मेरा एसआरपी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और मुझे अगर किसी को इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो उसका एसआरपी कम होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर वो सीरीज आप याद करो, ठीक है, सीरीज याद करो, तो ये तो बाद में आता है, इसका मतलब है इसका एसआरपी होता है ज्यादा। ये कौन से वाला है, ये वो वाला है Fe+3 Fe+2 में बदल रहा है, वो वाला है ये। ठीक है, जो नीचे आता है फिर मैं वो जो आप टेबल याद करते हो, ट्रिक याद करते हो, तो उसमें फिर जो तीसरा आता है उसके अंदर ये सबसे नीचे आता है, फिर तीसरे नंबर वाला फिर है ये। ठीक है, और ये सुनो दूसरे नंबर वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसका एसआरपी जो होता है वो क्या होता है, कम। ठीक है, होना क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले का तो एसआरपी ज्यादा होना चाहिए था और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले का एसआरपी कम होना चाहिए था, लेकिन ये तो हो गया उल्टा। इसका मतलब है ये अभिक्रिया संभव नहीं है, या मैं कह सकता हूं कि यह अभिक्रिया असंभव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आपको समझ में आ रहा है कि वो ट्रिक आपको याद करना कितना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, जैसे कि इस तरीके से कह दिया, चलो एक क्वेश्चन मैं मान दे करके लिख देता हूं, जिसका आपको, क्योंकि वो ट्रिक जिसको याद नहीं है वो मैं उनके लिए मैं मान दे देता हूं। जैसे आपको कह दिया कि आप Cu ठोस की अभिक्रिया आप ZnSO4 से करवाओ और ये बन जाए CuSO4 और Zn निकल जाए, ये अभिक्रिया है। और आपसे पूछी जाए कि बताओ ये संभव है या नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे, ZnSO4 में Zn+2 है और CuSO4 में Cu+2 है, पहले तो ये लिख लोगे। अब आप देख रहे हो कि Cu जो है वो Cu+2 में बदल रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग। Zn+2 Zn में बदल रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। हमें बताना है कि अभिक्रिया संभव है या नहीं। ठीक है, इसका मान आपको दे दिया कि E नोड Cu+2 से Cu का मान है +0.34 वोल्ट और E नोड Zn+2 से Zn का मान है बच्चों -0.77 वोल्ट या 76 वोल्ट। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसका एसआरपी कम होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका एसआरपी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में क्या है, देखो ये तो क्या है कि ये त्याग रहा है, इसका मतलब इसका एसआरपी कम और इसका एसआरपी ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए, ये तो हम अब बता रहे हैं। लेकिन प्रश्न में क्या है, लेकिन हमने देखा इसका तो एसआरपी क्या है बच्चों, ज्यादा है। देखो ज्यादा आ गया ना, कितना ज्यादा आ गया, +0.34 वोल्ट, इसका तो एसआरपी ज्यादा है।
और इसका -0.74 वोल्ट है, तो 76 वोल्ट है, तो इसका एसआरपी क्या है? कम। तो इसका मतलब है कि होना तो ये कम चाहिए था लेकिन ये ज्यादा है, ये ज्यादा होना चाहिए लेकिन ये कम है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। मजा आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप जो है पूरे माइंड का फुल उपयोग कर रहे हो, फुल। ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई चीज जो है आपके सामने लिखी हुई है और आप उसको हिंदी की तरह याद कर देते हो, ऐसा नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा हर एक चीज। जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं उसमें आपको खुशी जाहिर करनी पड़ेगी कि वाह यार ये चीज मैंने बढ़िया सीखी, वाह यार ये चीज मैंने बढ़िया सीखी, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप में चीजों का मजा आएगा। ठीक है, और तभी आप पूरी केमिस्ट्री सीख पाएंगे। चलो, अभी क्या है कि एक और कई पॉइंट और रह रहे हैं वैसे तो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं। देखो क्या है, एक चलो आज की क्लास एक बार मैं यहीं खत्म करता हूं। इसलिए खत्म करता हूं कि वीडियो पहले भी 40-45 मिनट की होने को है। ठीक है, इसलिए जो है आप अगला टॉपिक जो है मैं अलग एपिसोड बना देता हूं, अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी, ये शायद 1-1.25 घंटे से भी ज्यादा पहुंच जाएगी अगर मैं अभी इसको करवा देता हूं तो। ठीक है, तो कल मैं आपको करवाऊंगा ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस बच्चों इतने हैं कि शायद इसके 3 एपिसोड करवाने पड़े हमारे को। एक मैंने याद करवाने का करवा दिया, एक ये एपिसोड करवा दिया, और 1 या 2 एपिसोड और करवाने पड़ेंगे। इतने क्वेश्चंस हैं इसके, और मैं तो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अपना मकसद है आपको सिखाना। क्लियर? तो इसलिए मैं आपको तो सारी चीजें सिखाऊंगा। तो इससे अगला एपिसोड जो रहेगा उसके अंदर मैं विस्थापन अभिक्रियाओं में, तत्वों की सक्रियता में, इस जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसका क्या योगदान है वो हम पढ़ेंगे बच्चों अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को वापस बता दें कि क्लासेस वापस शुरू हो चुकी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं लिंक शेयर करूंगा इससे पिछले वाले वीडियो का, जिससे आप जिन्होंने अभी तक विद्युत रासायनिक श्रेणी याद नहीं की है वो याद कर लेंगे। ओके बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहो।